नमस्कार मित्रों। और मेरा नाम डॉक्टर शक्ति सिंह। मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में सेकंड सेमेस्टर को लेकर बीएड के। उसमें जो सेकंड पेपर है जिसका नाम है मेजरमेंट से संबंधित है, मापन मूल्यांकन से संबंधित जो पेपर है, आकलन और मूल्यांकन से संबंधित, उस पेपर के संबंध में आज आपको आकलन टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आकलन, जिसे अंग्रेजी में असेसमेंट कहते हैं, और जो आकलन शब्द है ये असेसमेंट जो लैटिन भाषा के एड्स एट डेयर से निकला है। एड्स एट डेयर, और एड्स एट डेयर का अर्थ होता है पास में बैठना। ठीक है, तो आकलन, आकलन जो शब्द है आप लोग अक्सर देखते रहते हैं कि आकलन क्या है, कि आप लोग अपने जीवन में तरह तरह से जीवन में किसी न किसी का आकलन करते रहते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए बिल्डिंग में कितना खर्चा आएगा इसका आकलन करना। अब हमें कोई शिक्षा की कोई योजना बनानी है तो उसका आकलन करना कि आखिरकार क्या क्या काम करना है, कौन कौन से काम करना है, कैसे कैसे किस तरह करना है, तो इस सब का हम आकलन करते रहते हैं। आकलन की जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार से जो शिक्षा के क्षेत्र में आई है, मापन मूल्यांकन के क्षेत्र में आई है। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा जो कि था सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी थी। और जो आकलन जो शब्द है, जो आकलन की जो परिकल्पना आई है वो सूझ के सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी से जुड़े हुए परसेप्शन से आई है, यानी प्रत्यक्षीकरण से ही इसका जन्म हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सेंसेशन, यानी आप अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कोई ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो उसकी जो मानसिक व्याख्या की जाती है, उसे हम परसेप्शन कहते हैं। यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है जब तक वो केवल एक अनुभूति मात्र होती है। ज्ञानेंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान होता है, और उस ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान की हम मानसिक व्याख्या करते हैं किसी अनुभव के आधार पर, उसे हम परसेप्शन कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। वही प्रत्यक्षीकरण की घटना और गेस्टाल्ट थ्योरी, सूझ का सिद्धांत, बर्दिमर-कोफ का कोहलर के द्वारा ये आकलन शब्द को लाया गया है। आकलन को जैसे मैंने बताया, तो आकलन क्या है इसके विषय में थोड़ी मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि आकलन क्या है। आकलन शैक्षिक लक्ष्यों और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है, और जो आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान की हम परख करते हैं कि बच्चे ने आखिरकार क्या सीखा, शिक्षक ने क्या पढ़ाया, छात्र ने क्या सीखा। यानी जो सीखने से संबंधित, यानी जो आकलन है वो सीखने से संबंधित है। और आकलन जो शब्द है इसका संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। शिक्षा के 3 पक्ष होते हैं, शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो आकलन का जो संबंध होता है ये ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। और आकलन क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि ये वर्ष भर चलती रहती है। मूल्यांकन जैसे साल भर में लगातार रोज आप सीखते हैं और सीखने में सुधार करते हैं, जो सुधार करते हैं, सीखते रहते हैं, सुधार करते रहते हैं, यही सब आकलन कहलाता है। आकलन सतत प्रक्रिया है, यह परिणामात्मक भी है और ये गुणात्मक भी है। ये दोनों प्रकार की सूचनाओं का संग्रह करती है। और आकलन का जो अर्थ होता है वो सुधार से होता है, यानी आकलन के माध्यम से हम सुधार करते हैं, यानी कि सीखने और सीखने की प्रक्रिया में हम सुधार करते हैं। ये बालकों की प्रगति कैसी हो रही है इसका पता भी हमें आकलन के माध्यम से चलता है। इसके माध्यम से सबसे पहले आकलन में सूचना एकत्रित की जाती हैं, फिर विद्यार्थियों को बिना अंक और बिना ग्रेडिंग दिए हुए हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन किया जाए। आकलन सीखने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है, यानी हम जो सीखते हैं तो क्या सीखे, कितना सीखे, क्या समझे, क्या नहीं समझे, ये हमें आकलन से पता चलता है। आकलन में विद्यार्थी और अध्यापक दोनों प्रभावित होते हैं, यानी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी यह जान लेता है कि आखिरकार उसे क्या सीखना था और कितना सीखा है, और अध्यापक ये जान लेता है कि मैं बच्चों को क्या सिखा पाया और बच्चे क्या सीख पाए। यानी आकलन दोनों के होता है, दोनों लोगों का होता है। और आकलन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस चलती रहती प्रक्रिया है। आकलन एक बाल केंद्रित प्रक्रिया है, मतलब बालक को केंद्र बनाकर प्रदान की जाती है, और वर्तमान प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से आंकड़ों का एकत्रित किया जाता है, फिर उसकी समीक्षा की जाती है,
उन आंकड़ों की और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया ही आकलन है। यानी वर्तमान प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से आंकड़ों को एकत्रित करना, समीक्षा करना और उपयोग करने की प्रक्रिया ही आकलन है। जैसे मतलब किसी विद्यार्थी को हमने आज क्या पढ़ाया और उसने क्या समझा, इसके विषय में जो सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और फिर उन सूचनाओं के माध्यम से हम उसकी समीक्षा करते हैं और फिर उन सूचनाओं का उपयोग करते हुए हम आवश्यक सुधार की ओर अग्रसर होते हैं, यही आकलन है। आकलन बच्चे की समझ की गुणवत्ता के लिए होता है, अर्थात बच्चों में कितनी समझ पैदा हुई, इसकी गुणवत्ता की जानकारी हमें आकलन के माध्यम से ही मिलती है। यह बच्चे की समझने की प्रक्रिया पर केंद्रित है, अर्थात आकलन का मतलब बच्चे ने क्या समझा, कितना समझा, कैसे समझा, क्या क्या समस्याएं हैं, उनको हम समझेंगे, फिर आधार पर हम सुधार करेंगे। और यह बच्चों के यानी विद्यार्थियों के प्रदर्शन के सुधार क्षेत्रों पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यानी कि बच्चों में आकलन के माध्यम से शिक्षक यह जान जाता है कि बच्चों में कहाँ कहाँ सुधार करना है, बच्चों की समस्याएं कौन सी हैं, बच्चों की समस्याओं का समाधान कैसे करना है, ये आकलन के माध्यम से लाया गया है, समझा गया है। और यह छात्रों के व्यवहार के परिणात्मक अध्ययन यानी मापन प्लस मूल्य निर्धारण पर केंद्रित है। यानी कि इसमें मापन यानी कि मापन भी इसमें सम्मिलित होता है और इसमें मूल्य निर्धारण पर केंद्रित होता है, यानी वैल्यू उत्पन्न होनी चाहिए। मूल्य निर्धारण नहीं होगा यानी बच्चा कुछ समझेगा नहीं, तो समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं, तब तक आकलन का कोई मतलब नहीं है। यह अधिगम प्रक्रिया को सरल सुगम बनाता है, मतलब ये क्या करता है कि जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको सरल सुगम बनाने का प्रयत्न करता है। यानी कि मतलब जब तक बच्चा पढ़ने का मतलब तब तक होता है जब तक वह सीखता नहीं है, जब तक वह सीखेगा नहीं। केवल पास होना ही पढ़ना नहीं होता है, बल्कि अधिगम की प्रक्रिया यानी कि उसे कुछ ना कुछ सीखना होना चाहिए। आकलन से बालक के प्रकरण की कठिनाइयों को पता चलता है कि बालक किस किस प्रकरण में कठिनाई फील करते हैं और शिक्षक यह जान लेता है और शिक्षक अपनी व्यूहरचना में, अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन करता है और शिक्षक उसी अनुरूप बच्चों को समझ के अनुरूप अपनी शिक्षण विधियों में इस प्रकार से चेंजिंग करता है कि बच्चे अच्छे से इस टॉपिक को समझ लें और अच्छे से वो जान जाएं कि आखिरकार कि कैसे सुधार करना है, कहाँ पर सुधार करना है। तो आप लोगों ने देखा कि आकलन मूलतः क्या है? आकलन मूल्यांकन और मापन के बीच का कॉन्सेप्ट है। यानी आकलन में मूल्यांकन भी निहित होता है और मापन भी निहित होता है, लेकिन मापन जैसे आपने देखा होगा कि मापन होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, रोज हम लोग उसका मापन करते रहते हैं। उसी प्रकार जो आपने देखा होगा कि मूल्यांकन होता है वो वर्ष में परीक्षा होती है, वही लास्ट में मूल्यांकन होता है। लेकिन जो आकलन होता है वो लगातार होता है, पर डे होता है। यानी टीचर पर डे जानने का प्रयत्न करता है कि बच्चे ने क्या समझा, क्या नहीं समझा, है ना, अब कहाँ मैं सुधार करूं। शिक्षक भी समझता है, बच्चा अपनी कमजोरियों को समझता है, है ना। तो इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया से है, सीखने की प्रक्रिया में कहाँ कमी रह गई इसमें सुधार करना आकलन का प्रमुख उद्देश्य होता है। अब हम लोग चलते हैं कि आखिरकार आकलन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो आकलन के उद्देश्य क्या होते हैं, तो आकलन के उद्देश्यों पर हम देखेंगे तो शिक्षण पूर्व उद्देश्य, शिक्षण के दौरान उद्देश्य और शिक्षण के उपरांत, यानी तीनों में शिक्षण पूर्व उद्देश्य होता है आकलन का, और शिक्षण दौरान आकलन का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण के उपरांत आकलन का क्या उद्देश्य होता है। तो आप देखिए, जब शिक्षक कक्षा में जाने से पहले यानी शिक्षण के पहले आता है तो वो क्या करता है कि वो आकलन किन किन चीजों का आकलन करता है, तो वो बच्चों के पूर्व ज्ञान का आकलन करता है और बच्चों के अधिगम कठिनाइयों के बारे में मतलब अनुभव करता है। अनुदेशन की योजना यानी कि वो अपनी पाठ योजना, आखिरकार बच्चों के लिए वो जो अनुदेशन मतलब प्रदान करने के लिए पढ़ाने के लिए जो योजना बना रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर अब शिक्षक कक्षा में पहुंच जाता है, तो अब जब वो कक्षा में पहुंच जाता है तो शिक्षण दौरान आकलन कहते हैं। तो जब वो शिक्षण दौरान पहुंचता है तो वो क्या करता है, अनुदेशन के प्रभाव को जानना, अर्थात
जब शिक्षक अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को यानी बच्चों को पढ़ाता है तो सूचनाएं प्रदान करता है, उसमें कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं उन समस्याओं का वो करता है। दूसरा, अनुदेशन तथा प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक, यानी उसे कैसा फीडबैक मिल रहा है उस समय, छात्र कैसा रिएक्शन कर रहे हैं, छात्र अपने टीचर के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना है कि निगेटिव दृष्टिकोण रखना है, कि छात्र संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं, है ना। इसकी सूचना भी हमें शिक्षण के दौरान आकलन से मिल जाती है। तीसरा है निदानात्मक अन्वेषण। निदानात्मक अन्वेषण का मतलब होता है कि कठिनाइयों को जानना, यानी जो शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो अन्वेषण दे रहा है बच्चों को, तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, उसके बारे में शिक्षक जान लेता है। इसे हम निदानात्मक अन्वेषण कहते हैं। अब शिक्षक क्या होता है, कक्षा से बाहर चला आता है। जब शिक्षक से बाहर, तो शिक्षण उपरांत आकलन उद्देश्य कहते हैं इसे। तो इसमें क्या करता है, जो शिक्षक होता है वो बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करता है। भाई मैंने क्या पढ़ा है, बच्चों ने क्या प्राप्त किया और बच्चे कितना समझे। वो ग्रेड प्रदान करता है, बच्चों को ग्रेड प्रदान करता है, अंक प्रदान करता है ना। और कि भाई बच्चों ने समझा, जो समझा टॉपिक को, उस आधार पर बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, उत्तर देते हैं, उसी आधार पर वो ग्रेड प्रदान करता है। या जो भी मूल्यांकन में जो भी अपना वो निर्धारण करे, और शिक्षक स्वयं का मूल्यांकन भी करता है और संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का या संपूर्ण जो शिक्षण उसने प्रभावशीलता जो निर्धारित की थी, यानी उसने पूरे कक्षा में जाने से पहले, कक्षा में दौरान, कक्षा के पश्चात, यानी पूरे ओवरऑल अपने बारे में निर्णय लेता है कि मैं कहाँ कहाँ मुझ में कमी रहेगी, बच्चों में कहाँ कमी रहेगी, कहाँ सुधार की गुंजाइश है। यही सब आकलन वो करता है। अब आपने देखा होगा कि आकलन आखिरकार इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ है, किसका महत्व कहाँ कहाँ है। तो देखिए, विद्यार्थी के लिए आकलन का महत्व होता है, शिक्षक के लिए महत्व होता है कि विद्यार्थी जान जाते हैं हमको कहाँ समझ में आया, कहाँ समझ में नहीं आया, वो शिक्षक से परामर्श कर सकते हैं। शिक्षक भी जा जाता है आकलन के माध्यम से कि आखिरकार उसे कहाँ सुधार करना है। विद्यार्थियों का जो परिवार होता है वो भी जान लेता है आकलन के माध्यम से कि भाई आखिरकार मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है, क्या कर रहा है। आकलन के माध्यम से जानकारी मिलती है। और आकलन के माध्यम से पाठ सहगामी क्रियाओं हेतु भी हम लोग जानकारी जुटा लेते हैं कि आखिरकार किन बच्चों को आकलन के माध्यम से हम किस को कौन सी सहायक सामग्री में बच्चों को हम सहयोग प्रदान कर सकें, बच्चा कौन सी सहायक सामग्री पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग ले। अब हम लोग एक चर्चा करते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन। यानी अधिगम का आकलन, अधिगम के आकलन को हम कह सकते हैं, अधिगम का जो आकलन होता है वो योगात्मक आकलन हम लोग कह सकते हैं। और अंतिम अधिगम माइनस पूर्व अधिगम, यानी आपने कक्षा से पहले की जानकारी, सीखने से पहले और सीखने के पश्चात, यदि दोनों को माइनस कर दिया जाता है, यानी अंतिम अधिगम माइनस पूर्व अधिगम, तो जो भी प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं अधिगम का आकलन। ठीक है, यानी अधिगम का आकलन बराबर अंतिम अधिगम माइनस पूर्व अधिगम। अब आता है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन को हम कहते हैं रचनात्मक आकलन। अब पहले किसी कार्य को पूरा करने की क्षमता बच्चे में पहले से उपस्थित है या नहीं है, अर्थात पूर्व ज्ञान के आधार पर आप किसी बच्चे में उपस्थित क्षमता कि अच्छा ये बच्चा इस कार्य को कितनी अच्छे तरीके से करेगा, यानी आपका पूर्व कथन या रचनात्मक आकलन पहले से किसी कार्य को पूरा करने की क्षमता बच्चे में उपस्थित पहले से है या नहीं है, इसका जो पूर्व ज्ञान का जो आप आकलन करते हैं उसे हम कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। ठीक है। अब तीसरा होता है सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, तो सीखने के रूप में जो आकलन होते हैं उसे हम स्व आकलन कहते हैं। यानी सीखने के रूप में जब आप स्वयं का आकलन करते हैं उसे हम स्व आकलन कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं आकलन के 5 पहलू। पहला, आकलन के जो 5 पहलू होते हैं उसमें उद्देश्यपूर्ण कार्य, यानी जो भी आकलन में जो कार्य किए जाते हैं वह उद्देश्यपूर्ण कार्य होते हैं। दूसरा, सूचना संग्रहण, यानी
आकलन करते समय हम लोग क्या करते हैं, सूचनाओं का संग्रह करते हैं, यानी सूचना इकट्ठा करते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं। किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के लिए कोई उद्देश्य के आधार पर हम उद्देश्य चयन करते हैं। फिर उसके बाद सूचनाओं का संग्रहण करते हैं, यानी सूचना का संग्रहण का मतलब ये हुआ कि भाई जब तक सूचना जुटाएंगे नहीं तो कैसे उसका आकलन करेंगे। तो सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है, फिर सूचनाओं का अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, आप जब विश्लेषण करेंगे यानी आप तथ्यों को तोड़ेंगे तो विश्लेषण करेंगे और सूचनाओं का अर्थ निकलेगा। जब अर्थ निकलेगा तो आप क्या करेंगे, उसके आधार पर आप अनुदेशात्मक, प्रशासनिक अथवा निर्देशात्मक निर्णय लेंगे और इसी निर्णय को हम आकलन कहते हैं। आकलन को मैंने बताया कि परसेप्शन से निकला है, यानी प्रत्यक्ष। जिस व्यक्ति में जितना ज़्यादा अनुभव होगा, जितना ज़्यादा परसेप्शन होगा, जितना ज़्यादा वो अनुभवी होगा, उतना ही वो आकलन करने में दक्ष होगा। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे कोई कार आपके सामने चली आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं कि भाई इसकी गाड़ी की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, अब गाड़ी कितनी गति से आ रही है, क्या आ रही है, सभी लोग आकलन करने लगते हैं। अंदाजा लगाना, आकलन एक प्रकार से अंदाजा लगाना है और इसका मतलब है सुधार करना, क्योंकि ये सतत होता है, लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है। रोज हम आकलन करते हैं कि आखिरकार भाई आज टीचर ने क्या बताया, क्या समझाया, क्या पढ़ाया और हमने क्या समझा, क्या नहीं समझा, यही सब आकलन है। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपसे चर्चा कर दिए। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि आकलन में जब मूल्यांकन करते हैं हम लोग तो बिना अंक और ग्रेडिंग प्रदान किए हम मूल्यांकन करते हैं, यानी कि बिना परीक्षा के। बट भाई इसका संबंध सीखने से है कि आपके सीखने का लेवल, क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, सीखने से संबंध है। इसका संबंध ये नहीं है। मूल्यांकन को मैंने बताया, मूल्यांकन लास्ट में होता है, अंत में होता है, लेकिन इसका संबंध सीखने और सुधार करने की प्रक्रिया से होता है। तो असेसमेंट, आकलन मुझे लगता है समझ में। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ प्रश्न है कि असेसमेंट लेटिन भाषा के एट सेट डेयर से निकला है, जिसका अर्थ होता है पास में बैठना। ठीक है, आकलन सुधार की प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। और जो आकलन का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से होता है, इसमें दोनों प्रकार की सूचना शिक्षक और छात्र दोनों को प्राप्त होती हैं और इसमें बिना अंक और ग्रेडिंग दिए मूल्यांकन किया जाता है। आकलन सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है और ये बाल केंद्रित प्रक्रिया है। दूसरी बात, इससे क्या होता है, वर्तमान प्रदर्शन में आपके सुधार होता है और इससे बच्चों में गुणवत्ता आती है, समझ की पैदा होती है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसमें मापन और मूल्य निर्धारण दोनों पर केंद्रित रहता है और बच्चे को अपनी कठिनाइयों का पता चल जाता है, छात्र शिक्षक को भी अपनी कठिनाइयों का पता चल जाता है और शिक्षाविदों को अपनी कठिनाइयों का पता लगता है और शिक्षक उसी अकॉर्डिंग अपनी व्यूह रचना में परिवर्तन करते हैं। और अधिगम का आकलन यानी अंतिम अधिगम माइनस पूर्व अधिगम, यानी आपने जैसे बीएड पढ़ने से पूर्व अधिगम, बीएड के पढ़ने के बाद अधिगम, इसे हम कहते हैं अधिगम का आकलन। अधिगम के लिए आकलन यानी किसी व्यक्ति में कितना अच्छा टीचर बनने की संभावना है, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर आप उसकी क्षमता के बारे में जानकारी अंदाजा लगाना। अधिगम के लिए आकलन, कितने अच्छे सफल टीचर बनोगे। और तीसरा, सीखने के रूप में आकलन, जब आपने सीख लिया तो आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं, भाई मैंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण थे जिसके आकलन के संबंध। मैं आप लोगों को और भी चीज़ें इसमें जो भी हो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा कि अगर आपको इससे संबंध कोई जानकारी और भी चाहिए हो तो और भी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये मतलब मापन और मूल्यांकन के बीच का हिस्सा है, यानी बीच का एक भाग है जिसका संबंध सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने से है, प्रगति करने से। भाई क्या सीख रहे, रोज आकलन करते हैं, भाई टीचर ने क्या पढ़ाया, बच्चे ने क्या पढ़ा, क्या समझ में आया, क्या समझ, यानी सीखने, इसका संबंध मूलतः सीखने से है, सुधार से है, प्रगति से है। तो ये चीज़ें लगभग मेरा टॉपिक क्लियर हुआ। मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुँचाइए। और जो भी हो, मैं अभी टेलीग्राम के माध्यम से भी आपकी क्लास लूँगा और टेलीग्राम की लिंक में आप लोग जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। शीघ्र मैं वीडियो के मैं लिंक देता रहता हूँ और ताकि आप लोगों को अच्छी चीज़ें समझ में आए। आपको कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताएं और आप इसको देखिए। ठीक है, मैं इसका पिक भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को कुछ देखना हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आज के लिए पर्याप्त है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।